सानिया सियालकोट पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत स्याह तरीन वाक़या है जो कि नहायत शर्मनाक, गैर इंसानी, हैवानी, जुनूनी तर्ज फ़िक्र और बीमार जहनीत की अक्कासी करता है। इस वाक़या ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस्लाम को भी बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम किया है और उसके इमेज को ख़राब किया है। और पाकिस्तान खास करके जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो काविशें कर रहा था उसको नाकाम बनाने के लिए इस वाक़या की वजह से अब इस्लामोफोबिया जो ग्रुप है उसको भी तकवीयत मिली है और वो लोग जो इस्लाम को रेडिकल कहते हैं अब वो भी अपनी बातों को जस्टिफाई करेंगे, ये मिसाल देते हुए कि देखें जनाब ये किस किस्म के लोग हैं जो कि इंसानियत से इस कदर गिर चुके हुए हैं कि एक जिंदा इंसान को मार के कत्ल करके फिर उसकी लाश को आग लगा देते हैं। अब वो लोग जो मसाजिद में दाखिल होकर मुसलमानों का कत्ल करते हैं या इंसानियत का कत्ल करते हैं, रास्ते पर चलती हुई फैमिली के ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं, किसी का स्कार्फ खींचकर उसकी इंसल्ट करते हैं या स्कार्फ वाले स्टूडेंट्स को स्कूल में दाखिला नहीं देते, और जो मुसलमान बच्चे बच्चियां ओवरसीज पाकिस्तानी खास करके डेफिनेटली जब वो स्कूल्स में जाते हैं उनको जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और जब उनको ये तानो और तशनी सुननी पड़ेगी तो आप अब खुद सोचें कि उनकी अखलाकियात के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या वो इस्लाम की तरफ रागब होंगे या इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे? यकीनन किनारा कशी इख्तियार करेंगे या फिर खामोश हो जाएंगे, छुप जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी माहौल के होकर और इन चीज़ों से हट जाएंगे। क्योंकि जब माशरे में नफरतें फैल जाती हैं तो फिर इंसान अपने ईमान को छुपाता फिरता है, जैसे असहाबे कफ की मिसाल भी हमारे सामने है। बहरहाल जो नुकसान इस्लामी इमेज और पाकिस्तान के इमेज को पहुंचना था वो तो पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा पहुंचा है, मगर अब हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इस मामले में हमारी अदलिया इंसाफ से काम लेगी और इंसाफ करेगी और एक बेहतरीन इंसाफ करेगी। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और क्या इसकी कोई रोकथाम के तरीके भी मौजूद हैं या नहीं। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी 4 वजूहात समझ में आती हैं। एक, नफ्से अम्मारा, दूसरी तालीम की कमी, तीसरा तरबियत का फुकदान, चौथा कानून की अदम मौजूदगी। अब अगर आप देखें पहली जो इसकी कंडीशन है वो है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा मतलब इंसान बुनियादी तौर पर, पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर, ये कुरान का फैसला है, कुरान ये बताता है हमें कि इंसान जालिम है, हासिद है, लालची है, झूठा है, बहुतान परस्त है। ये इसके अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस भी है जिसका तमाम सॉल्यूशन कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन ये इंसानी फितरत है, इंसान इन चीजों से भरा हुआ है और यही चीजें हैं जो इंसान को बुराई की तरफ रागब करती हैं। इसके अलावा इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी मौजूद है और बहुत से नॉवेल्स और मूवीज भी बनी हुई हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और स्नो पाइसर। ये एक सीरीज है जो कि इसी किस्म का मौजू रखती है कि इंसान जालिम है और इक्तदार का भूखा है, झूठा है, लालची है, इसी किस्म की। और इसके अलावा भी बहुत सी जो है वो रिसर्च यहाँ पर यूरोप के अंदर मौजूद है इन्हीं मौजूदात के अंदर, जो कि हमें एक पैकेज में एक किताब की सूरत में दे दी गई है, अगरचे हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो इसका दूसरा अहम पॉइंट जो है वो है तालीम की कमी। तालीम एक ऐसी चीज है जो कि हर शख्स का बुनियादी फर्ज है और ये मेरी सोच के मुताबिक फ्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन अवाम जो है इनको फ्री एजुकेशन है। क्योंकि अगर ये लोग एजुकेटेड होंगे तब ही ये माशरे में सही इंटरेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि तालीम ही ऐसी चीज है जो इंसान के दिमाग की खिड़कियों को खोलती है, जो इसकी नजर को वसी करती है, जहालत के पर्दे हटाती है, इंसान की सोच को बदलती है, अच्छाई और बुराई में तमीज करने के फर्क को सिखाती है और उसके अलावा मोहब्बत सिखाती है, इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा करती है। लेकिन पाकिस्तान में तो तालीम जो है
ایک लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वैसे इसके अलावा पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है 60%, और 60% में से भी मेरे ख्याल में जो 30% है वो वाले लोग होंगे जिन्होंने हार्डली मैट्रिक किया होगा। इसके अलावा अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें पाकिस्तान की, तो वो 50% है। और 50% का मतलब ये है कि 50% तो आपको वो वाली एजुकेशन दी जाती है जिससे आप जॉब तलाश कर सकते हैं, आप अपना रोजगार कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी को रन कर सकते हैं। लेकिन 50% तो नकारा है, जो ना आपको कोई इंफॉर्मेशन देती है, ना आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, और ना ही आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। टोटल जो हमारी एजुकेशन भी है वो भी, उसके अंदर एक ही मैसेज आपको मिलेगा कि पैसा किस तरह से कमाना है, अमीर कैसे होना है। यही हमारी अखलाकियात आजकल अनफॉर्चुनेटली बन चुकी हुई हैं। तो उसके अलावा भी वैसे भी 2.5 करोड़ बच्चे तो हमारे मुल्क के अंदर स्कूल से बाहर हैं, और इसके अलावा जो गोस्ट स्कूल्स हैं, गोस्ट टीचर्स हैं, तो उनकी तादाद इसके अलावा है। मतलब ये ऐसी चीज है जिससे आपने माशरे को तामीर करना था, अपने माशरे की सोच को बदलना था, और ऐसी सोच प्रोड्यूस करनी थी जिसने इन फ्यूचर आपकी मुल्क को, आपके तहजीब तमद्दन को और आपकी जो आइडियालॉजी है उसको प्रमोट करना था। मगर जब ऐसा नहीं होता तो फिर इसी किस्म के रिएक्शन माशरे के अंदर पैदा होते रहते हैं, और हर शख्स जैसे चाहता है उसको वैसी ही तालीम देता है और उसको वैसे ही अंदाज में डाल लेता है, और उसके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसकी नजर जो है वो पस्त हो जाती है, और जो जहालत के पर्दे हैं वो उसके दिमाग को कवर कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह है तरबियत। तरबियत इंसान की जो है वो अपने घर से शुरू होकर स्कूल तक पहुंचती है, स्कूल से माशरा, माशरे के बाद जो उसका आइडियल होता है, जो उसका लीडर होता है, जो उसका हीरो होता है, जिसको वो सुन रहा होता है, जिसको वो फॉलो कर रहा होता है, जिसको वो पसंद कर रहा होता है, और फिर उसी के साथ उसकी सोच आहिस्ता आहिस्ता मैच कर जाती है, क्योंकि इंसान उसी का फैशन फॉलो करता है जिसे वो अपना हीरो मानता है, जिसकी सोच से वो इंप्रेस होता है। और अगर इंसान को सोच ही इस किस्म की दी जाए कि उसका लीडर जो है बड़ा शोला बयां है, आतश फशां है, बम्बारमेंट करता है, तो फिर आप खुद बताएं कि उसका जो फॉलोअर होगा वो भी तो इसी रास्ते पर चलेगा, वो भी तो शोला बयां होगा, वो भी तो आतश फशां होगा, वो भी तो बम्बारमेंट करेगा। और अगर वो इसी किस्म की जहनीत का मालिक होगा तो फिर उसने माशरे के अंदर कौन सा प्रोडक्टिव रोल अदा करना है। और ये जो माशरे की तालीम और तरबियत की असल जिम्मेदारी है, ये आती थी हमारे आइमा इकराम के ऊपर, उलमा इकराम के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, स्कॉलर्स के ऊपर, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया के ऊपर। लेकिन हमने इस चीज की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। हर एक ने सिर्फ अपने ही एक ग्रुप को, अपने ही फॉलोअर्स को लेकर जो अपनी सोच है वो उनको ट्रांसफर कर दी है, और उस सोच का नतीजा ये निकलता है कि आज हमारे बच्चे जो हैं इस कदर जज्बाती हो चुके हैं कि वो अकल से कम और जज्बात से ज्यादा काम लेते हैं। तो ये तरबियत की वजह से भी ऐसे वाकयात होते हैं, क्योंकि तरबियत का फुकदान होता है। और लास्टली कानून। कानून निहायत अहम है। कानून ही इंसान को, इसी वजह से इंसान के अंदर सब्र पैदा होता है, क्योंकि इंसान के ऊपर चंद पाबंदियां जरूरी हैं उसको ट्रेन करने के लिए, और ये कानून की सूरत में होता है। तो जब बच्चा, क्योंकि अपने वालदैन से सीखता है और अपने बड़ों से सीखता है और अपने माशरे के बड़ों से सीखता है, और खास करके जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर भी होते हैं और हमारे आइडियल भी होते हैं, इनसे भी वो सीखता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून में फर्क पाया जाता है, उसके साथ वो मुख्तलिफ किस्म का ट्रीट किया जाता है, गरीब के साथ मुख्तलिफ किस्म का ट्रीट किया जाता है, इंसाफ मुयसर नहीं आता, सालों लोग भागते रहते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। कानून सड़क के ऊपर खड़ा होता है, ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। और इस तरह से माशरे के अंदर एक रिट ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो एक खला नजर आता है,
ایک लूप होल नजर आता है, जिसकी वजह से नीचे जो माशरा होता है उनकी अखलाकियात तबाह हो जाती हैं, और फिर वो इस किस्म के मुतशद्दद और बीमार जहन के लोग बन जाते हैं, क्योंकि उनका यकीन हो जाता है कि कानून तो है कोई नहीं और कुछ होना भी नहीं, और अगर इस मॉब की सूरत में अगर कोई एक्शन लिया जाए तो शायद हम बच भी जाएंगे। तो इस वजह से फिर वो इस किस्म की एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका ईमान हो जाता है, यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जो मर्जी कर लो, यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए फिर वो निडर हो जाते हैं और इस किस्म के काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इसके हल की तरफ तवज्जो दें तो डेफिनेटली यही वो 4-5 चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम संजीदगी से वर्क करें तो हम अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप स्कीम ऑफ कुरान को भी देखें तो आपको समझ आएगी कि कुरान भी इन्हीं 4-5 चीजों के साथ डील करता है। वो क्या कि वो इंसान की तालीम और तरबियत भी करता है, वो कानून भी है, और उसके साथ वो एक हिस्ट्री की किताब है जो आपको माजी के वाक़यात बताती है कि माजी में लोगों ने क्या किया, उसके क्या नतायज बरामद हुए, और फिर आगे उनको कौन से हालात फेस करना पड़े, वो तबाह हो गए या सरवाइव किया, वो हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। तो इसलिए हमें अपने असल मैन्यूस्क्रिप्ट की तरफ आना पड़ेगा एट लीस्ट, कि हमें उसको एक बार खुद पढ़ना भी पड़ेगा और इन चीजों को देखकर, सोचकर, समझकर, गौर फिक्र करने के बाद अमली तौर पर अपने माशरे के लिए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसी तरह से माशरा तब्दील हो सकता है, अदरवाइज ये माशरा अब सुधरने के काबिल नहीं रहा। अगर आप समझे कि आप इसको ठीक कर सकते हैं तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, एक नया माशरा तामीर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, वगरना दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में।